यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 51। लिंडा ने बाहर देखा लेकिन राहुल को कहीं नहीं देखा। वो बहुत परेशान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने डॉक्टर स्मिथ को इतनी जल्दी निकलवा दिया और फिर वो गायब हो गया। लिंडा को डॉक्टर स्मिथ की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसे राहुल को ढूंढकर खुद पूछना चाहिए। ये सोचकर वो तेजी से पास के बस स्टॉप की तरफ दौड़ी और आखिरी बस पकड़कर स्कूल लौट गई। स्कूल पहुंचकर भी लिंडा को राहुल नहीं मिला। बार में उसकी परफॉर्मेंस का समय लगभग आ गया था। उसने फैसला किया कि राहुल को कल ढूंढेगी। लिंडा सीधे क्वीन बार की तरफ चली गई। जब राहुल और बाकी लोगों ने अपना खाना खत्म किया तो बाहर अंधेरा हो चुका था। राहुल उसके बाद स्कूल लौटने वाला था, लेकिन मिस्टर पाकर ने जिद की कि वो राहुल को क्वीन बार में ड्रिंक्स पिलाएंगे। राहुल उन्हें मना नहीं कर पाया और साथ हो लिया। कार में बैठने से पहले मैगी ने राहुल को एक मोबाइल फोन दिया और बताया कि वो उनके साथ नहीं जा रही क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर पाकर बहुत खुश थे कि राहुल ने बार में उनके इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। उनके एक आदमी ने इतनी बड़ी गलती की थी, इसलिए मिस्टर पाकर के लिए राहुल से माफी मांगने का ये अच्छा मौका था। दोनों कार में बैठे और क्वीन बार की तरफ चल दिए। इस वक्त क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे। लॉबी उनसे भर गई थी। बार के सामने वाले स्टेज पर एक युवा लड़की गा रही थी। गाने वाली को देखकर राहुल का मन लिंडा की याद में चला गया। राहुल ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंडा ने उसे गलत समझ लिया है, तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मिस्टर पाकर ने देखा कि राहुल विचारों में खोया हुआ है। उन्होंने तुरंत फुसफुसा कर कहा, क्या बात है मिस्टर राहुल, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या आप चाहते हैं कि मैं? मिस्टर पाकर की बात अधूरी थी, लेकिन राहुल समझ गए कि उनका क्या मतलब है, उनके चेहरे के भाव से। वो मुझे किसी की याद दिलाती है। अपनी बात खत्म करके राहुल खुद को बैठने की जगह ढूंढने लगा। मिस्टर पाकर मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने राहुल के लिए दूसरी मंजिल पर प्राइवेट रूम बुक कर रखा है। राहुल ने हामी भरी और मिस्टर पाकर के पीछे पीछे चले। मिस्टर पाकर ने राहुल के साथ कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने अपनी सबसे कीमती वाइन की कुछ बोतलें सर्व की। राहुल उन्हें मना नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा ज्यादा पी लिया। मिस्टर पाकर मुस्कुराए और अपने एक आदमी को बाहर जाने का इशारा किया। आखिरकार वो आदमी पहले वाली युवा गाने वाली लड़की को लेकर वापस आया। राहुल हैरान रह गया और पूछा, ये क्या है? मिस्टर पाकर मुस्कुराए और बोले, मैंने देखा कि आपको उसमें इंटरेस्ट लग रहा था, इसलिए चिंता मत कीजिए, वो भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। सब इंतजाम हो गया है, जब तक आप पसंद करें। राहुल मिस्टर पाकर के सुझाव से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें घूरा, उठे और बाहर निकल गए। मिस्टर पाकर समझ गए कि उन्होंने राहुल को नाराज कर दिया। उनके कुछ कहने से पहले युवा गाने वाली लड़की राहुल के पीछे दौड़ी। मिस्टर राहुल, युवा लड़की ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। वो जानती लग रही थी कि क्या करना है। उसने राहुल के कान में फुसफुसाते हुए उसका हाथ पकड़ रखा था। राहुल का चेहरा उतर गया। उन्होंने उसे जल्दी से धक्का दिया और नीचे चले गए। इस वक्त लॉबी में पहले से ज्यादा क्लाइंट्स थे। राहुल बाहर निकलते हुए देखा कि स्टेज के आसपास लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया है। लगता था कुछ हुआ है। राहुल ने देखा, एक आदमी स्टेज पर कूदकर चढ़ गया था और गाने वाली लड़की को स्टेज से खींचकर बार के बाहर ले जा रहा था। सब हैरान और उलझन में थे। वो व्यक्ति लोगों की प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। वो लड़की को खींचते हुए चिल्ला रहा था, बच्चा, आखिरकार तुझे पकड़ लिया। अब देखूंगा कि तू कहां भाग सकती है। बार के कुछ पुरुष क्लाइंट उसका इतना रूखा बर्ताव देखकर सहन नहीं कर पाए। वे आगे बढ़े और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के साथ इतना बदतमीजी से? अगर कुछ समस्या है तो बात करके सुलझा सकते हो ना? वो व्यक्ति चिल्लाकर बोला, बात? तुम कौन हो जो मुझे बदतमीजी का इल्जाम लगा रहे हो? ये लड़की बहुत घटिया है। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और दो दूसरे लड़कों के साथ थरीसम खेल रही थी। मैं उन्हें पकड़ने गया तो इसने उन दोनों से मुझे पीटने को कहा।
मेरे सिर पर चोट देखो। वो व्यक्ति ने अपना घायल सिर दिखाया। उसकी चोट ने उसकी बातों को बहुत विश्वसनीय बना दिया। लोग हैरान रह गए। लोगों को पहले लगा था कि वो व्यक्ति लड़की के साथ बहुत रूखा बर्ताव कर रहा है। उसकी बात सुनकर लोगों को लगा कि लड़की को ये सब झेलना चाहिए। उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया और उसे पिटवाया। लोग बातें करने लगे, इस दुनिया में क्या हो रहा है? देखो इसका चेहरा कितना मासूम लगता है। किसने सोचा होगा कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी? कितना धोखेबाज चेहरा है इसका। देखो उस आदमी के सिर की चोट। अगर मैं होता तो इसे पीटकर रख देता। ये तो बहुत दयालु है कि सिर्फ खींचकर ले जा रहा है। भीड़ की निंदा और उस व्यक्ति द्वारा खींचे जाने से लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उस व्यक्ति से छूटने की कोशिश की और बोली, नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। लड़की की बात पूरी होने से पहले उस व्यक्ति ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम फकिंग बच, जब तक तुम मेरे साथ चलकर सारी बात सुलझा नहीं लेती, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उस व्यक्ति ने बार के बाहर देखा। बार के बाहर एक वैन खड़ी थी। अंदर 4 और लोग इंतजार कर रहे थे। वे उस व्यक्ति के साथ लिंडा को अगवा करने आए थे। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसे राहुल ने उस दिन पीटा था। पीटे जाने के बाद वो इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसे राहुल से बहुत नफरत थी और लिंडा से भी। उसने प्लान बना लिया था। लिंडा को अगवा करवाकर वो और उसके लोग उसका रेप करेंगे। अपना प्लान सफल होते देख निक बहुत खुश था। वो लिंडा को खींचते हुए उदास और गुस्से का नाटक कर रहा था। उसने भीड़ से कहा, देखो ये अपने रिश्ते को भी मानने को तैयार नहीं है। लिंडा, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। तुम्हें फैंसी बैग खरीदने के लिए मैंने 3 नौकरियां एक साथ की। हम 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं और मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम धीरे धीरे लेना चाहती हो। मैं सोचता था कि तुम साधारण लड़की हो, लेकिन तुम 2 लड़कों के साथ एक साथ। तुम औरतों के लिए शर्म की बात हो। नर्क में जाओ तुम वर्रे। तुम अपने बॉयफ्रेंड के प्रति कितनी कृतघ्न हो। निक ने भीड़ को भड़का दिया था। लोगों ने लिंडा पर तरह तरह का कचरा फेंकना शुरू कर दिया। निक बहुत खुश था कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। बार के आसपास बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने लिंडा की मदद नहीं की। बार के स्टाफ ने भी इसे कपल के झगड़े समझकर अलग रहना ही बेहतर समझा। निक बहुत खुश था। वो लिंडा को खींचकर ले जाने वाला था कि अचानक उसे धक्का लगा। निक लगभग गिरते गिरते बचा। ये कौन कमीना है? निक गुस्से में चिल्लाया, मैं अपनी लड़की को संभाल रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? राहुल ने निक को धक्का दिया। उसने लिंडा को पकड़कर संभाला और उसे साफ किया। फिर गुस्से से भीड़ की तरफ देखा। फिर मार खाना चाहता है? इसे फिर परेशान करने की कोशिश कर। निक का चेहरा देखकर राहुल का चेहरा उतर गया। निक को राहुल से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। पहले तो वो हैरान रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा। उसने अचानक राहुल की तरफ उंगली की और भीड़ से शिकायत भरे स्वर में कहा, देखो ये वही व्यक्ति है। इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोया और मुझे पीटा। अब ये मुझे धमका भी रहा है। यही है। निक की बात सुनकर पूरी भीड़ ने राहुल की तरफ देखा और उसे दोषी ठहराने लगी। चैप्टर 52। तो ये वही है। वो उस रंडी से भी ज्यादा घटिया है। इसने किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ सोया। मैं इसे रिकॉर्ड करके यूनिवर्सिटी ग्रुप चैट में डालता हूं ताकि सब इस बच्चे जोड़ी को देख लें। तुरंत कई मोबाइल फोन उठ गए और लिंडा व राहुल का वीडियो बनाने लगे। आओ सब देखो, इसने किसी की गर्लफ्रेंड के साथ सोया और उसके बॉयफ्रेंड को पीटा। अब ये सार्वजनिक जगह पर उस गरीब को धमका भी रहा है। सब लोग याद रखो इस बच्चा कपल को, इनसे दूर रहना। भीड़ के उत्तेजित होने को देखकर निक खुद से बहुत खुश था। उसे लगा कि ये उसका बहुत अच्छा एक्सीडेंटल प्लान बन गया। वो तो बस लिंडा को अगवा करने वाला था, लेकिन राहुल खुद आकर फंस गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि भीड़ कितनी भोली थी। निक ने सिर्फ कुछ शब्दों से सबको बेवकूफ बना दिया। और अब लोग राहुल और लिंडा को बुरी तरह कोस रहे थे। ये तो कमाल हो गया। इन बेवकूफों की मदद से सब आसान हो गया। निक खुशी से मन ही मन बोला। इस वक्त भीड़ और ज्यादा उत्तेजित हो गई। किसी ने पीछे से राहुल को मुक्का मार दिया। राहुल को तेज दर्द हुआ। जब वो मुड़ा तो सामने से किसी ने लात मार दी। लोग लिंडा पर चीजें फेंक रहे थे और वो दर्द से चीख रही थी। राहुल का गुस्सा अब पूरी तरह भड़क उठा। उसने गुस्से से भीड़ की तरफ देखा। वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था। राहुल को लगा कि ये बात करने लायक नहीं है, लेकिन अब वो इसे और सहन नहीं कर सकता था। न सिर्फ भीड़ निक की बातों पर यकीन कर रही थी, बल्कि वे हाथापाई भी कर रहे थे। ये राहुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राहुल लिंडा को बचाते हुए मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था।
मिस्टर पाकर ऊपर थे। राहुल उम्मीद कर रहा था कि शोर सुनकर मिस्टर पाकर या उनके आदमियों का ध्यान जाएगा। जैसे ही मिस्टर पाकर नीचे आएंगे, कोई भी लिंडा या राहुल को छूने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जब राहुल उठने लगा, उससे पहले ही उसे फिर पीछे से लात लग गई। जल्दी करो सब, इन्हें पीट दो। किसी ने ऊपर जाकर रिपोर्ट कर दी है। इन्हें खत्म करके भागो। ये चिल्लाते हुए निक ने राहुल को लात मारी। निक जानता था कि राहुल उठकर मदद के लिए चिल्लाने वाला था, इसलिए उसने राहुल को चुप कराने के लिए लात मारी। वो ये भी जानता था कि ये बार मिस्टर पाकर का है। अगर मिस्टर पाकर को पता चल गया तो निक बुरी तरह फंस जाएगा। उसने तुरंत राहुल को चुप कराया और बाकी लोगों को भड़काया कि राहुल को पीटे। मिस्टर पाकर शोर सुनकर नीचे आने वाले थे। जब तक वो आएंगे तब तक निक के लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निक ने प्लान बनाया कि सबको भड़काकर राहुल पर हमला करवाए। जब लोग भाग जाएंगे तब मिस्टर पाकर कुछ भी पता करने की कोशिश करेंगे तो किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। निक की बात सुनकर भीड़ और ज्यादा पागल हो गई। 2-3 दर्जन लड़के लड़कियां राहुल और लिंडा को पीटने लगे। ये देखकर राहुल ने तुरंत लिंडा को अपने शरीर से ढक लिया। मुक्के और लातें उसके ऊपर बारिश की तरह पड़ने लगी। निक ने एक बोतल उठाए और राहुल के सिर के पीछे जोर से मार दी। धड़ाम, शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। लोग हैरान रह गए। वे तो बस हाथापाई करना चाहते थे, किसी को खून खराबा नहीं देखना था। निक ने राहुल को गिरा दिया। राहुल उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन आखिरकार फर्श पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। सब डर गए और निक की तरफ देखने लगे। निक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने घमंड से मुस्कुराते हुए राहुल पर थूक दिया और वहां से भाग गया। लगभग उसी समय भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, बाउंसर्स आ गए, भागो। लोग घबरा गए और बार से बाहर भागने लगे। जब मिस्टर पाकर नीचे पहुंचे तब तक ज्यादातर लोग भाग चुके थे। नीचे का नजारा देखकर मिस्टर पाकर के होश उड़ गए। राहुल खून के तालाब में पड़ा था और लिंडा उसे पकड़े रो रही थी। राहुल का पूरा शरीर अपना खून से सना हुआ था। मैं मर जाऊंगा यहाँ। मिस्टर पाकर का दिल बैठ गया। जल्दी करो, मिस्टर राहुल को हॉस्पिटल ले चलो। उन्होंने दरवाजे की तरफ भाग रहे लोगों को देखा और गुस्से से चिल्लाए, कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको पीटो। इस बार मिस्टर पाकर सच में बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अभी अभी अपने आदमी की गलती का मामला सुलझाया था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बुरी हो जाएगी। अपने ही बार में राहुल को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो बेहोश होकर खून में लथपथ पड़ा है। अगर एरिक नॉर्मन को विदेश में ये पता चल गया तो मिस्टर पाकर की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मिस्टर पाकर ने पूरी तरह काबू खो दिया। उन्होंने बाउंसर्स को आदेश दिया कि बचे हुए सभी लोगों को पीट दो। सभी बाउंसर्स खास ट्रेन थे। उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया और सबको जमीन पर गिरा दिया। मिस्टर पाकर ने राहुल को उठाया और बार से बाहर भागे। वे एक ब्लैक ऑडी में बैठे और तेजी से चल दिए। राहुल आखिरकार होश में आया। जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ सफेद दिख रहा था। तुम जाग गए, राहत भरी आवाज आई। ये मैगी की आवाज थी। वो तेजी से राहुल के बेड के पास आए और उसे सहारा देकर बैठाया। ये हॉस्पिटल है? राहुल उलझन में पूछा। मैगी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम हॉस्पिटल में हो, हम ओशन सिटी में हैं। अरे, राहुल हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बके से सैकड़ों किलोमीटर दूर ओशन सिटी में जागेगा। मैगी मुस्कुराए और समझाया, तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी, गंभीर नहीं थी, लेकिन सुरक्षा के लिए हम तुम्हें ओशन सिटी ले आए। यहाँ का हॉस्पिटल बेहतर है। ओशन सिटी एक बड़ा महानगर था, बके से बहुत दूर। मैं कितने समय से बेहोश था? लगभग 20 घंटे। मैगी ने कहा, तुम्हें हल्का सा कंकशन हुआ है। हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने ये किया। इस बार कृपया दया मत करना। ये ऑर्डर सीधे मिस्टर नॉर्मन से आया है और वो चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सही से हैंडल किया जाए। मैगी की आवाज शांत थी। राहुल समझ गया कि निक की किस्मत अब खत्म हो गई। उसके पापा ने सीधे ऑर्डर दिया है। अब राहुल इसमें दखल नहीं दे सकता। राहुल को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, लिंडा कहाँ है? वो कैसी है? वो ठीक तो है? वो कहाँ है? मैगी ने भौहें सिकोड़ी। वो एक पल सोचकर बोली, ओह, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो बार में तुम्हारे साथ थी। वो बाहर है। लगता है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। लिंडा के बाहर होने की बात सुनकर राहुल को राहत मिली और उसने जल्दी से कहा, उसे अंदर भेज दो। मैगी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर गई। उसने दरवाजा खोला और लिंडा ठीक सामने खड़ी थी। तुम जानती हो कि क्या कहना है? मैगी ने धीमी आवाज में कहा। लिंडा ने हल्का सा सिर हिलाया। वो थोड़ी घबराई हुई थी और मैगी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
लिंडा धीरे धीरे कमरे में अंदर आई। राहुल को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। लिंडा, आओ बैठो। राहुल ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए लिंडा का स्वागत किया। वो उसे एक सेब देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लिंडा ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, नहीं, शुक्रिया राहुल, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चैप्टर 53। राहुल स्तब्ध रह गया। उसका हाथ हवा में लटका रह गया और उसने पूछा, क्या बात है? लिंडा ने कहा, मैंने सोचा था कि हम दोनों एक तरह के लोग हैं। कल ही मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। लिंडा एक पल रुकी और फिर बोली, मैंने तुम्हें झूठा समझा था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। राहुल मुस्कुराया और बोला, क्यों? हम दोस्त हैं ना। जो लोग मेरी असली पहचान नहीं जानते, वे सब यही सोचते हैं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। नहीं, लिंडा ने बीच में ही टोक दिया। फिर कभी नहीं। राहुल हैरान रह गया। क्यों? लिंडा ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्यों? क्योंकि तुम अमीर हो। तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों को छोटा समझते हैं। मैं तुम्हारे जैसे अमीर लोगों से नफरत करती हूँ। क्यों? राहुल ने भौहें सिकोड़ी। लिंडा का चेहरा उदास हो गया। उसने आह भरी और बोली, तुम जैसे लोग कभी दूसरों की परवाह नहीं करते। सच बताऊं तो मेरा पापा भी तुम्हारे जैसा ही था। जब उसे पता चला कि माँ मुझे पेट में लेकर है, तो उसने माँ को छोड़ दिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने जीवन में तुम जैसे लोगों को आने दूंगी? ये सुनकर राहुल को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये तो गलत है। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे पापा जैसा बनूंगा? लिंडा ने राहुल को कुछ समझाने का मौका नहीं दिया और आगे बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम अमीर लोगों की दुनिया से कुछ भी नहीं जुड़ना चाहती। लिंडा अपनी बात खत्म करके मुड़ गई और जाने लगी। अचानक वो रुकी, राहुल की तरफ मुड़ी और बोली, कृपया फिर कभी मुझे ढूंढने मत आना। फिर वो कमरे से बाहर भाग गई, राहुल को उलझन में छोड़कर। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि लिंडा का रवैया अचानक इतना बदल क्यों गया, जब उसे पता चला कि राहुल अमीर परिवार से है। राहुल को लिंडा की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा कि लिंडा की बातों में कुछ तो गड़बड़ है। वो तेजी से उठा और लिंडा के पीछे दौड़ा, लेकिन जब बाहर निकला तो लिंडा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहां सिर्फ मैगी खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधे, राहुल को देख रही थी। वो कहाँ चली गई? राहुल ने पूछा। वो चली गई, मैगी ने शांत स्वर में कहा। राहुल आगे बढ़ने लगा तो मैगी ने उसे रोक लिया। छोड़ दो, अगर वो अपना मन बदल सकती तो पहले प्लेस पर ये शब्द ही नहीं कहती। मैगी राहुल के पास आए और बोली, मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हारी दुनिया की नहीं है। तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। समझदार बनो। मैगी की बातें राहुल पर असर कर गईं। उसने आह भरी और सोचा, सच है। अगर उसने मन बना लिया है तो पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। राहुल को लगा कि शायद लिंडा ने सब सच नहीं कहा। उसके पीछे कुछ और वजह जरूर होगी। या फिर लिंडा ने अपने पापा के बारे में सच कहा होगा। लेकिन क्या वो सच में मानती है कि राहुल भी वही गलती करेगा? राहुल ने गहरी सांस ली और उदास मन से कमरे में वापस चला गया। राहुल की पीठ देखकर मैगी ने भी आह भरी। वो देख सकती थी कि राहुल सच में लिंडा में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। लिंडा से वो कठोर शब्द कहलवाना एरिक नॉर्मन का ही आइडिया था। उन्होंने दोनों को साथ होने से मना किया था। मैगी ने सिर हिलाया। उसे पता था कि एरिक के पास कोई और चारा नहीं था। एरिक को वहां पहुंचने में 20 साल से ज्यादा लग गए थे और अब वो अपना बड़ा प्लान पूरा करने वाले थे। एरिक अपनी जिंदगी के हर पहलू में बहुत सावधानी बरतते थे। इसमें राहुल के साथ कौन है, ये भी शामिल था। एरिक को राहुल के करीबी लोगों के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ता था। आखिरकार जो कुछ भी एरिक कर रहे थे, वो सब राहुल के लिए ही था। एरिक नहीं चाहते थे कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाएं। मैगी एक पल रुकी और राहुल को सांत्वना देने जाने वाली थी कि उसने सिर घुमाया और मिस्टर पाकर को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। क्या हुआ? मैगी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैंने उसे ढूंढ लिया है, जिसने मिस्टर राहुल को पीटा था। बहुत अच्छा, तुम्हारे आदमी वहां जा रहे हैं ना? सावधानी से काम करना। मिस्टर पाकर ने सिर हिलाया और जल्दी से अपना फोन निकाला। बके यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक फ्लैट में कुछ युवक बियर पी रहे थे और पोकर खेल रहे थे। एक लड़का बोला, फकत कल तुमने क्या वादा किया था? कहा था कि उस लड़की को हमारे लिए लाओगे। अब तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। हाँ, तुमने उससे हजारों रुपये थे ना? वो निकालो और हमें कुछ लड़कियां दिलवाओ। वे हंसते बोलते एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सारा फकिंग पैसा खर्च कर दिया। ये व्यक्ति निक था। उसकी बात पूरी होने से पहले किसी ने दरवाजा जोर से पीटा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा।
दिन में कौन आ गया? किसी की गर्लफ्रेंड। निक गुस्से में बोला, बकवास बंद करो, जाकर दरवाजा खोलो। ये कहते हुए निक खुद उठकर दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला और बोला, किसे ढूंढ रहे हो? बाहर खड़े व्यक्ति को देखकर वो स्तब्ध रह गया। बाहर एक 6 फुट लंबा विशालकाय आदमी खड़ा था। उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसने निक को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जैक कैंपबेल हो? निक ने भौहें सिकुड़ी और बिना सोचे बोला, हाँ, तुम कौन हो? विशालकाय आदमी मुस्कुराया और अचानक पीछे से एक आयरन बेसबॉल बैट निकाला। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। निक स्तब्ध रह गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसे सिर के पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर पीठ पर जोरदार प्रहार। निक जमीन पर गिर पड़ा। आह, तुम कौन हो? मुझे क्यों मार रहे हो? निक डरते हुए विशालकाय आदमी की तरफ देखा। आदमी का चेहरा बिना किसी भाव के था। बैट घुमाते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे छेड़छाड़ की है? विशालकाय आदमी ने बैट निक की पिंडली पर जोर से मारा। आह, निक जोर से चीख पड़ा। दर्द से वो फर्श पर लौटने लगा। उसकी टांग निश्चित रूप से टूट गई थी। शोर सुनकर बाकी लोग बाहर निकले। जो कुछ वे देख रहे थे उससे वे स्तब्ध रह गए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने मुड़कर उन सब की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या कर रहा हूं? आदमी ने बैट निक की दूसरी टांग की तरफ तान दिया। निक बुरी तरह चीखा। एक ही वार में उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। बाकी लोग इस नजारे से डर गए। वे निक को पीटते देख रहे थे लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आदमी ने बैट फिर ऊपर उठाया, लेकिन उसे मारने से पहले उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बस हो गया, मिशन पूरा। आदमी ने जवाब दिया और फोन काट दिया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ निक की तरफ देखा और बोला, तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारे सिर पर मारने वाला था। आदमी की बात पूरी होते ही बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। चैप्टर 54। सायरन की आवाज सुनकर निक को उम्मीद जागी। दर्द सहते हुए उसने ऊपर देखा और बोला, हाँ हाँ, पुलिस आ गई, डर गए क्या? निक ने अचानक अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, यारो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी। वे दूसरी मंजिल पर थे। पुलिस बाहर से उनकी चीखें सुन सकती थी। ग्रुप में से एक लंबे बालों वाला लड़का बाकियों की तरफ देखा, दांत पीसकर खिड़की की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, मदद करो, यहां हत्या हो रही है। मदद की पुकार सुनकर निक के साथियों को बड़ी राहत मिली। निक ने विशालकाय आदमी की तरफ घूरकर देखा और पागलों की तरह गाली दी, तू कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा, बस इंतजार कर। निक की बात पूरी होने से पहले गलियारे में कदमों की आवाज आने लगी। विशालकाय आदमी मुस्कुराया और बैट अपनी आस्तीन में छिपा लिया। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। बाहर निकलने से पहले उसने पीछे मुड़कर निक से कहा, तुम बेहद अज्ञानी और बेवकूफ हो। विशालकाय आदमी की बात खत्म होते ही दो पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने एक दूसरे को देखा। पुलिस वाले ऊपर की तरफ दौड़े और विशालकाय आदमी नीचे की तरफ चला गया। पुलिस वाले, वो वही है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसे गिरफ्तार करो। निक ने पुलिस वालों को देखते ही विशालकाय आदमी की तरफ उंगली की और चिल्लाया। पुलिस वाले मुड़े और निक के फ्लैट में घुस गए। उन्होंने फर्श पर पड़े निक को देखा और बोले, क्या तुम जैक कैंपबेल हो? तुम पर एम्पायर होटल में डकैती और जोशुआ ओवन, एम्पायर होटल के मालिक के बेटे, पर गंभीर हमले का शक है। तुम्हें स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। ओशन सिटी के हॉस्पिटल के गलियारे में मिस्टर पाकर का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया, थोड़ी बात की और काट दिया। उन्होंने मैगी की तरफ देखा और पेशेवर अंदाज में बोले, मिस हिल, मामला सुलझ गया। जिसने मिस्टर राहुल को पीटा था उसे हैंडल कर लिया गया। आपकी हिदायत के मुताबिक हमने उसकी जान बख्श दी। मैगी ने सिर हिलाया और राहुल के कमरे की तरफ चली गई। इस वक्त राहुल खिड़की के सामने खड़ा उदास नजरों से दूर देख रहा था, खोया हुआ सा। मैगी कमरे में घुसी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। मैगी ने कहा, मैं तुम्हारे आदमी को भेज दूंगी, लेकिन मिस्टर नॉर्मन ने कहा है कि तुम्हारी माँ को अभी ये मत बताना कि तुम और मिस्टर नॉर्मन एक दूसरे को जान चुके हो। राहुल ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसके पापा ने भी यही कहा था। फिर मैं बस से चला जाऊंगा, राहुल ने कहा। मैगी ने हामी भरी। उसे कुछ याद आया और वो बोली, ओह, वैसे मैंने मिस्टर नॉर्मन से बात की। वे चाहते हैं कि तुम्हें दिए गए फंड को स्टार्टअप मनी की तरह इस्तेमाल करके कुछ करो। मैगी एक पल रुकी और आगे बोली, शायद भविष्य में तुम नॉर्मन फैमिली के कुछ बिजनेस संभालोगे। कुछ बिजनेस स्किल्स काम आएंगी। राहुल ने बिना मन लगाए सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और उसे घूरने लगा। फिर पूछा, मैं बके कब वापस जा सकता हूँ?
मतलब स्कूल। मैगी ने राहुल की तरफ देखा और बताया कि कुछ और दिन यहाँ आराम करना बेहतर होगा। वो राहुल को ओशन सिटी घुमा सकती है। राहुल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। मैगी जाने वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने पूछा, वैसे तुम्हारी घड़ी कहाँ है? राहुल ने कुछ सोचा और याद आया कि उसकी घड़ी जोआना के पास ही पड़ी है। वो उसे भूल गया था। राहुल ने अनमने ढंग से कहा। मैगी को राहुल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? राहुल ने जल्दी से सिर हिलाया। वो नहीं चाहता था कि मैगी को पता चले कि उसने अपनी घड़ी किसी और को दे दी। अच्छा, मैगी ने शक भरी नजरों से सिर हिलाया और बोली, सुनने में आया है कि बके में कोई लड़की उसके पास है। राहुल ने कुछ नहीं कहा। मैगी ने सवाल आगे नहीं बढ़ाया। उसने राहुल को मुस्कुराते हुए देखा और चली गई, राहुल को आराम करने दिया। मैगी की बातें राहुल को सोचने पर मजबूर कर गईं। वो सोचने लगा कि क्या जोआना उसकी घड़ी को सार्वजनिक रूप से दिखा रही है। लेकिन राहुल ने जल्दी ही ये विचार निकाल दिया। उसे यकीन था कि जोआना दिखावा करने वाली लड़की नहीं है। शायद सिर्फ अफवाह है। राहुल ने सोचना छोड़ दिया। उसने फिर फोन पर नजर डाली। उसे क्लास ग्रुप चैट में ढेर सारे अनरीड मैसेज दिखे। उसने उत्सुकता से उन्हें पढ़ा। उसे पता चला कि टीना और चैट साथ में घूमने गए हैं। और घूमने की जगह ओशन सिटी है। राहुल को हैरानी हुई कि मजे के लिए वे कितना खर्च कर सकते हैं। टीना को क्लास में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो फेल होने से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस ट्रिप के लिए उसने क्लास मिस कर दी। राहुल को लगा कि शायद उसने स्कूल से पूरी तरह हार मान ली है। राहुल ने आह भरी और चैट हिस्ट्री नीचे स्क्रॉल करता रहा। ग्रुप में 100 से ज्यादा मैसेज थे जिसमें लोग टीना से ओशन सिटी से सामान मंगवा रहे थे। ओशन सिटी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन आइटम्स बके से बेहतर थे। लेकिन टीना ये काम मुफ्त में करने वाली नहीं थी। सबके रिक्वेस्ट भेजने के बाद टीना ने ग्रुप में मैसेज किया, दोस्तों, एक खबर है। जो सामान तुम्हें चाहिए उसकी डिटेल्स मुझे भेज दो। मैं कोशिश करूंगी कि वो ले आऊं और अगर नहीं ले पाए तो बता दूंगी। मैं ओशन सिटी चैरिटी के लिए नहीं गई हूं, इसलिए मैं 20% कमीशन चार्ज करूंगी ताकि मेरा ट्रैवल खर्च निकल आए। टीना के इस मैसेज ने ग्रुप में गर्मागर्म बहस छेड़ दी। कई लोग नाराज हो गए। मुझसे क्यों चार्ज कर रही हो? सिर्फ एक लिपस्टिक। टीना, तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम भी लिपस्टिक लेना चाहती हो। 20%। क्यों नहीं बैंक लूट लेती? स्किन केयर किट के लिए मुझे 600 देने पड़ेंगे। क्या बिजनेस वुमन है? टीना, क्या तुम थोड़ा कम चार्ज कर सकती हो? मैंने जो हियरिंग एड मंगवाए हैं वो स्पेशल नीड्स स्कूल के बच्चों के लिए हैं। ये हमारी क्लब की चैरिटी है। 20% बहुत ज्यादा है। लोग टीना के 20% कमीशन से बहुत नाराज थे। सब अपनी खरीदारी के लिए नहीं मंगवा रहे थे, जैसे कि हियरिंग एड वाला लड़का। बकेये में भी हियरिंग एड मिल जाते थे, लेकिन ओशन सिटी वाले बेहतर क्वालिटी के थे। वे चाहते थे कि टीना अच्छी क्वालिटी वाले ला कर दे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टीना इतना ज्यादा चार्ज करेगी। उस लड़के को 40,000 के हियरिंग एड मंगवाने थे। सारा पैसा चैरिटी डोनेशन से आया था। अगर टीना 20% कमीशन लेगी, जो लगभग 8,000 बनता है, तो वे खुद क्यों नहीं ओशन सिटी जाकर खरीद लेते। लेकिन टीना किसी की परवाह नहीं कर रही थी। उसने जवाब दिया, पैसा ट्रांसफर करो तो सामान लूंगी, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। टीना के शब्दों ने क्लास के कई लोगों को नाराज कर दिया। सबने उसे कोसने वाले मैसेज भेजे। राहुल ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। मैं तो ओशन सिटी में ही हूँ। चैप्टर 55। राहुल के मन में सब उसके क्लासमेट थे और राहुल का उन सबसे अच्छा रिश्ता था। वो तो ओशन सिटी में कुछ दिन और रहने वाला ही था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था। राहुल के क्लासमेट्स में बहुत कम अमीर परिवारों के थे और शायद उन्होंने ये सामान खरीदने के लिए महीनों से पैसे बचाए होंगे। 20% कमीशन उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती थी, खासकर चैरिटी क्लब के लिए। उन्होंने इस पैसे को जुटाने में बहुत समय लगाया था। सारा पैसा डोनेशन से आया था। क्लब के लिए अतिरिक्त 20% कमीशन देना मुश्किल था। ये सोचकर राहुल ने आह भरी और तुरंत ग्रुप चैट में मैसेज भेज दिया, सब लोग, मैं अभी ओशन सिटी में हूँ। मैं तुम लोगों की खरीदारी में मदद कर सकता हूँ। राहुल का मैसेज क्लासमेट्स में काफी उत्तेजना फैलाने वाला था। खासकर लड़कियों ने तुरंत ढेर सारे मैसेज भेज दिए। सच में, तुम अभी ओशन सिटी में कैसे हो? राहुल, तुम हमसे कितना चार्ज करोगे? देखो, हम सब क्लासमेट हैं, क्या तुम थोड़ा कम चार्ज कर सकते हो? मुझे पापा से पैसे मिले हैं। अगर ज्यादा हो गया तो मैं खरीदना ही नहीं चाहूंगी। रिप्लाई देखकर राहुल मुस्कुराया और जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल यकीन रखो, मैं तुम लोगों से खरीदारी के लिए कोई पैसा नहीं लूंगा। तुम सब मेरे क्लासमेट हो और कई लोगों ने पहले भी मेरी मदद की है।
मैं तुमसे पैसा कैसे ले सकता हूँ? राहुल के शब्द पढ़कर पूरी क्लास में हलचल मच गई। सबने राहुल को थम्स अप भेजे। कुछ ने लिखा, बहुत अच्छे हो राहुल, हम सब गरीब स्टूडेंट्स हैं। शर्म की बात है कि कोई हमसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। राहुल, तुम कमाल के हो। तुम कुछ लोगों से मीलों दूर बेहतर हो। अगर तुम्हें क्रिस्टल लॉकेट पेंडेंट चाहिए तो बताना राहुल। मुझे चाहिए। अचानक ग्रुप चैट खरीदारी के रिक्वेस्ट से भर गई। टीना जो 20% कमीशन ले रही थी, उसके मुकाबले सब राहुल के पास अपनी खरीदारी के लिए पहुंच गए। इस वक्त टीना ओशन सिटी के होटल रूम में बेड पर लेटी हुई गद्दा पीट रही थी। वो अपने क्लासमेट्स के रिएक्शन से बहुत गुस्सा थी। डैम इट, वो बेवकूफ मेरे बिजनेस में क्यों टांग अड़ा रहा है? मैं इस ट्रिप से कुछ पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन अब उसने मेरी पूरी प्लान खराब कर दी। टीना राहुल से मौत की नफरत करती थी। उसे गुस्सा सिर पर चढ़ता महसूस हो रहा था। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। चैट सिर्फ तौलिए में लिपटा बाहर निकला। टीना को गुस्से में देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठा। क्या हुआ प्यार, मैं उससे बात कर लूंगा। टीना ने गुस्से से फोन चैट की तरफ फेंका और बोली, खुद देख लो। फिर वही बेवकूफ राहुल, मैं इस ट्रिप से कुछ खरीदारी का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहती थी। वो हरामी राहुल ने सबको बता दिया कि वो ओशन सिटी में है और बिना कमीशन के खरीदारी में मदद करेगा। वो जानबूझकर कर रहा है। वो मुझे परेशान करना चाहता है। चैट ने चैट हिस्ट्री देखी और मुस्कुराया। उसने टीना की पीठ सहलाते हुए कहा, हनी, सोचो तो, ओशन सिटी महंगा शहर है। राहुल, वो खुद को खाना भी नहीं खिला सकता। वो तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है। चिंता मत करो, जब हम उसकी पोल खोल देंगे तो सब फिर तुम्हारे पास आएंगे। उस समय उन्हें तुमसे ही सामान मंगवाना पड़ेगा। चैट की बात सुनकर टीना की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यकीन है कि राहुल झूठ बोल रहा है। मैं अभी उसकी पोल खोलती हूँ। टीना ने तुरंत ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, तुम लोग कितने भोले हो जो राहुल की बात पर यकीन कर रहे हो। वो तो फ्लाइट का टिकट भी नहीं ले सकता। तुम जानते हो मेरा टिकट कितने का है? 3,500। उससे पूछो कि क्या वो अफोर्ड कर सकता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता है। क्या तुम सच में मानते हो कि वो तुम्हारे लिए मुफ्त में खरीदारी करेगा? क्या उसके पास इतना पैसा है? टीना ने फिर ग्रुप में राहुल को सीधे टैग करते हुए मैसेज भेजा, @राहुल क्यों चुप हो? तुमने कहा था कि तुम ओशन सिटी में हो। साबित करो। हाँ, तुम हरामी हो। तुम्हारे पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की बहुत क्षमता है। टीना के मैसेज ने क्लासमेट्स में फिर हलचल मचा दी। जिन लोगों ने राहुल से मदद मांगी थी, वे सब रुक गए। वे टीना के मैसेज से बहुत नाराज थे। जल्दी ही किसी ने पूछा, राहुल, क्या तुम सच में ओशन सिटी में हो? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर टीना की बात ना होती तो हम राहुल पर यकीन कर लेते। राहुल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सिर्फ टीना से बदला लेने के लिए तुमने हमसे झूठ बोला। क्या तुम जानते हो कि हम जो सामान मंगवा रहे हैं, वो कितना जरूरी है? तुम हमारा बिजनेस खराब कर रहे हो। बहुत घटिया है। अगर तुमने पैसा लिया होता तो शायद नकली सामान दे देते। ये तो बेहद शर्मनाक है कि तुम दावा कर रहे हो कि तुम ओशन सिटी में हो। राहुल पर लग रहे अनगिनत शक के मैसेज देखकर टीना फिर खुश हो गई। वो खुद से मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेवकूफ, अब देखते हैं कि तुम क्या जवाब दोगे। फिर टीना ने ग्रुप में राहुल को सीधे टारगेट करते हुए मैसेज भेजा, @राहुल क्यों चुप हो? तुमने कहा था कि तुम ओशन सिटी में हो। साबित करो। हाँ, तुम हरामी हो। तुम्हारे पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की बहुत क्षमता है। टीना के इस मैसेज ने क्लासमेट्स में फिर हलचल मचा दी। जिन लोगों ने राहुल से मदद मांगी थी, वे सब रुक गए। वे टीना के मैसेज से बहुत नाराज थे। जल्दी ही किसी ने पूछा, राहुल, क्या तुम सच में ओशन सिटी में हो? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? टीना ने जल्दी से जवाब दिया, यहाँ एक बहादुर निकला। तुमने खुद को धोखा खाने के लिए कहा है। टीना के मैसेज के थोड़ी देर बाद औरोरा ने जवाब दिया, एक क्लासमेट के नाते मैं राहुल के चरित्र पर भरोसा करती हूँ। कम से कम वो हमसे 20% कमीशन तो नहीं ले रहा। हियरिंग डिवाइस उन गरीब बच्चों के लिए है। तुम कैसे हमसे प्रॉफिट मांग सकती हो?